नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपनी इतिहास की पहली क्लास आप सभी देख चुके हैं, जो कालीबंगा अपने पढ़ाया था इससे पहले। हालांकि ये कालीबंगा और ये कुछ इतिहास की क्लासें मैं रीट में भी पढ़ा चुका था और प्रारंभ से पढ़ाने का पैटर्न मेरा यही रहा है। मेरा यूट्यूब पर आने का उद्देश्य भी यही रहा है कि जितना जीके को कठिन माना जाता है मैं उतना ही विद्यार्थियों के लिए सरल बना सकूं। बस ये प्रयास है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो प्रयास को समझते हैं उनका स्वागत है। कंडीशन ऐसी है साथियों की क्लास लेने की कंडीशन में नहीं था, थोड़ी सी तबीयत लग रही थी मुझे कि एक वो जो थकान सी महसूस होती है, क्योंकि निरंतर क्लासेस चल रही है। बिल्कुल आप लोगों ने तो रेस्ट भी लिया है, बीच में गैप भी लिया है रीट के एग्जाम के बाद। आपने देखा होगा कि मेरे डेली वीडियो आ रहे हैं, यहाँ तक कि संडे को भी वर्क रहता है। इसके बाद में 4-5 प्रोजेक्ट जो है वो राइटिंग के चल रहे हैं, तो काफी सारा रहती है चीजें जो साथ में मैनेज करनी पड़ती है। तो एक तरह से वो लग रहा था, लेकिन गैप भी नहीं रखा जा सकता। कारण ये है कि 25 तारीख के बाद वैसे भी हमारा जो फैमिली टूर है एक जैसलमेर का, तो वहां पे भी फिर शायद मुझे 1-2 दिन की गैप रखना पड़े। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि पहले ही शूट कर लूं सारी क्लासेस जो उस दरमियान आपको देनी है, ताकि आपकी जो निरंतरता है वो बनी रहे और आपके तारतम्यता टूटे नहीं। तो वहां पे भी गैप शायद 1-2 दिन का रखना, 1 दिन का शायद रखना पड़ सकता है। तो ऐसे में क्लासेस वहां भी ब्रेक हो सकती है, तो फिर यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूंगा, तो फिर वो सब आपके गड़बड़ हो जाएगी। और फिर विद्यार्थी ये ना सोचे कि सर निरंतरता का कहते हैं और सर खुद क्लास निरंतरता नहीं रख पाए। कोशिश मेरी मैं पूरी करता हूँ, जब तक ईश्वर की कृपा बनी हुई है कुछ भी नहीं होगा, क्लासेस भी निरंतर चलेगी। हाँ, कोई बीमार ज्यादा ही हो गए या हम बिस्तर पकड़ने पड़ गए तो बात अलग है। बाकी आपकी जो है क्लासेस नियमित चलाने की कोशिश करूंगा। साथियों, कालीबंगा अपन पढ़ चुके, आज आहड़ पढ़ने जा रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे, अब जो अपने संस्कृतियां बाकी रही है इसके अंदर वो आहड़ है, बैराट है और गणेश्वर है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और आपको मैं लेवल भी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेवल में लेके जा रहा हूं, क्योंकि ये सभ्यता स्थल ऐसे है साथियों, एक एक सभ्यता पर पीएचडी की जा सकती है। इतनी मतलब गहराई है। जीके तो है ही, मतलब अथाह अनंत है, इसका कोई अंत है ही नहीं। जितना पढ़ो उतना बढ़िया है। अब देखो आहड़ है, आहड़ में सबसे पहले अपन को क्या ध्यान रखना है, आहड़ लिखते हैं तो आहड़ जब लिखते हैं तब उसके पहले सबसे पहले अपन ये ऊ बनाते हैं। तो ऊ बनाते हैं तो इसका ध्यान रखना है कि ये सभ्यता कहां पर है, उदयपुर में है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, जहां से प्रश्न निकलते हैं वही चीज देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये उदयपुर में है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज कि इसकी खोज किसने की, इसकी खोज ये देखो वापस यहां से ही अपन को पकड़ना है, अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास जी ने इसकी खोज की और ये की 1953 के अंदर, ठीक है। कालीबंगा 52 पढ़ा था। अब ये जो है ये फैक्ट ऐसे होते हैं साथियों कि कुछ जो है इतिहासकार भी इसमें विवाद रख देते हैं, कुछ जो है बुक्स अलग अलग आने से विवाद हो जाता है। मैं आपको जो भी क्लास देता हूं ना साथियों, क्लास की बात कर रहा हूं, जो भी क्लास देता हूं वो सारी की सारी जो आती 4-5 बुक पढ़ के उसके बाद देता हूं। और आपको पता होगा जब लंबे समय से जुड़े हो, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, तो पूरी मतलब कोशिश यही रहती है। अब जैसे कालीबंगा को तीसरी राजधानी कई विद्यार्थी उलझ रहे, हालांकि ये उलझने का विषय है ही नहीं, और फिर भी कहीं उलझन होती, कंफ्यूजन होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूजन वाला प्रश्न न तो फायदा पहुंचाता है और न नुकसान करता है, ठीक है ना। तो वहां पे कंफ्यूजन जहां बहुत ज्यादा है उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि जितने भी मैं फैक्ट देता हूँ सारे मतलब पूरे ठोक बजा के देता हूँ, फिर भी कुछ विद्यार्थी पूछते हैं सर गूगल पे ये दे रखा है, ये सही क्या है। अरे सही जो है वो तो मैं बता रहा हूँ क्लास में, उसके बाद में मैंने अगर 2 चीजें बताई है उसमें से यदि आप पूछोगे इसमें से सही क्या है तो बात बनती है। मैंने जो चीज दी उसके अलावा आप अपनी तरफ से जोड़ के फिर कहते हो कि सर इसमें से सही क्या है। अब सही है वो तो मैंने बता दी ना। तो ये चीज है, इसको समझा करो आप। देखो इतिहास में अब जैसे कालीबंगा की बात कर रहे थे, तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा है। अब पिगट महोदय, देखो मेरे टू बी ऑनेस्ट, देखो बहुत सारी किताबें, हो सकता है किसी किताब में पिगट महोदय दिया हो, मेरे पढ़ने में नहीं आया पिगट महोदय। मेरे पढ़ने में ये फैक्ट जरूर आया है कि पिगट महोदय ने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा, और दशरथ शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी कहा, क्योंकि पहली और दूसरी वो हो गई तो तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने इन्हें कह दिया। अब ये है कि कुछ किताब वालों ने ये दे दिया होगा कि पिगट महोदय, विद्यार्थियों की भी गलती नहीं है,
कुछ किताबों ने पिगट महोदय ने ये दिया, फिर इसने समर्थन किया, ऐसे दे दिया, तो उसके बाद में क्या उनका कंफ्यूजन बढ़ जाता है, फिर वो पूछते हैं कि सर ये क्या सही है। सही देखो, ये इसलिए दशरथ शर्मा बताया, आयोग ने पहले पूछा हुआ है 2008 के अंदर, मैंने कल टेलीग्राम में भी डाल दिया था। तो मैं जहां पे कंफ्यूजन होता है ना, उसके बाद में अंतिम उसे मानता हूं जिसे आयोग ने सही माना हुआ है, क्यों परीक्षा में पहले पूछा हुआ है, अपन उसको आधार बना सकते हैं कि भैया आपने यही तो सही माना था, फिर हम बार बार चेंज क्यों करें। तो इस वजह से आप जो है कंफ्यूजन के विकार के शिकार मत हुआ करो, और सीधे ही जो चीज है उसको जटिल मत करो। जीके जितना जटिल करोगे उतना जटिल हो जाएगा, उसे कॉम्प्लिकेटेड मत करो इतना, सीधे सीधे चलो, ठीक है। अब देखो आहड़ है, अक्षय कीर्ति व्यास हो सकता है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भी कई कुछ किताबों में अलग दे दिया, और फिर आप कहोगे सर ये दिया था हमने ये पढ़ा। मैं जो है 4-5 किताबों को पढ़ने के बाद आपको क्लास देता हूं। आपको आपके लिए ये आधे घंटे की क्लास है ना, मेरे लिए 4 घंटे का होमवर्क होता है इसके पीछे, ठीक है। अब देखो अक्षय कीर्ति व्यास आ गया, इसके बाद में आपको ध्यान रखना एक चीज, इसमें भी ध्यान रखना कि खोजना और खोदने में फर्क होता है, ठीक है। खोजना और एक है खोदना, ठीक है। खोजना यानी खोज किसने की, खोदना यानी उत्खनन किसने किया। खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की, और यहां पे अब उत्खनन जो है इसी अ से अपन निकालेंगे अग्रवाल जी। अग्रवाल जी कौन से हैं, आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल जी ने यहां पे उत्खनन किया 1956 के अंदर, ठीक है। 1956 में किया। अब ये जो ह है इससे अपन निकालते हैं हसमुख धीरज सांकलिया, हसमुख धीरज सांकलिया। हसमुख धीरज सांकलिया जी ने 1961 में यहां खोज की। और यदि ये पूछ ले कि सर्वाधिक खोज ने उत्खनन किया, ठीक है ना, ये फ्लो में देखो बोलते बोलते भी कभी निकल जाता है, तो सर्वाधिक उत्खनन किसने किया, तो एचडी सांकलिया ने किया। ये अब एचडी मिलेगा आपको कहीं, ठीक है ना, शॉर्ट में दे रखा होगा, हसमुख धीरज सांकलिया नाम है। और 1961 में इन्होंने लगभग यह उत्खनन किया, और सर्वाधिक इन्होंने किया 1956 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया, और इन्होंने ये किया। तो ठीक है ना, ये चीजें जो है आपको सीधी सीधी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसके अलावा प्रश्न क्या बनता है, ये उदयपुर के यहाँ पे है, और यहीं से आपको ध्यान रखना है इसका जैसा नाम है, तो यहाँ ये जो है आयड़ नदी के किनारे, आयड़। अब नदी अपन ने पढ़ी थी, तब मैंने बताया था आपको कि इसवाल की पहाड़ी से निकलकर आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरती है, फिर यहां से निकलने के बाद बेड़ज कहलाती है, और ये जाकर बनास नदी में मिलती है। तो बनास की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। तो ये जाकर कहाँ मिलती है, ये मिलती है फिर जाकर बनास में मिलती है ना जाकर। तो यहां इसे जो है बनास संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, बनास संस्कृति भी कहते हैं। अब ये त लिख दिया मैंने यहां बनास संस्कृति, तो ये ताम्रवती नगरी है, ताम्रवती नगरी के रूप से जाना जाता है, ताम्रवती नगरी। देखो आगे से आगे प्रश्न निकल रहे हैं, और ये चीज यदि किसी की समझ में आ गई ना, अब कई जो है संस्थान है, चाहे कोचिंग संस्थान है, या कई अध्यापक है जो इस मेरी क्लास आने के बाद में वापस ऐसी हुबहू क्लास बनाते हैं, फिर विद्यार्थी कहते हैं सर ये ऐसा उन्होंने पढ़ाया था। अब भले ही पढ़ाया होगा, मैं किसी को ऑब्जेक्शन नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी देखकर भी पढ़ा रहे हैं, तो मेरी पहुंच यदि सब तक नहीं बन रही तो वो पढ़ा रहे हैं, तो कुल मिला के विद्यार्थी का हित हो रहा है, और विद्यार्थी चयनित होगा। मेरा अंतिम लक्ष्य ये नहीं है कि मेरी क्लास ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, मेरा अंतिम लक्ष्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा चयनित हो, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों का सिलेक्शन हो। अब वो चाहे कैसे हो। अब कई विद्यार्थी ये कहते हुए सर आप ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते, उसने बनाया, क्या ऑब्जेक्शन करके क्या मिल जाएगा बताओ, उसका चैनल बंद हो जाएगा भाई। वो अपने जरिए वो यदि वो कमा भी रहा है तो अपने को क्या आपत्ति है, उसके घर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जो चीज है वो चल रही है। और अपना लक्ष्य ये था कि विद्यार्थियों का ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन, तो उसके बाद में अपन इस चीज से यदि वो देखते हैं हाँ उससे यदि मुझे नुकसान होगा, तब देखी जाएगी कि ये अब जो है हार्मफुल है अपने लिए, या ये गलत प्रचार कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, तब की तब देखी जाएगी। तो ये ताम्रवती नगरी है। अब ये ताम्रवती नगरी है, ताम्रवती नगरी की जननी नहीं है, ये ध्यान रखना यहाँ पे, ये क्योंकि वो गणेश्वर में प्रश्न बनेगा, और वो उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब ये बनास है ना, तो यहाँ एक जो है बैल की आकृति मिली, जिसे कहा जाता है बनासियल बुल, बनासियल बुल। तो बनासियल बुल यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे ना एक बिना हत्थे के पात्र मिले हैं, बिना हत्थे के पात्र। और ये बिना हत्थे के पात्र साथियों मिलते थे ईरान के अंदर, तो ऐसा माना जाता है। इसके अलावा मतलब धूप बत्तियां मिली है, धूप बत्ती
ये भी ईरान के लक्षण थे। तो ऐसा माना जाता है कि इसका संबंध, इसका किसका, आहड़ का संबंध ईरान से कहीं ना कहीं रहा होगा, तभी तो जिससे कोई अटैचमेंट होगा, कुछ ना कुछ लेन देन रहा होगा, तब वो अपन को हेल्प यहाँ पे उनकी चीजें मिली होगी। तो ये चीजें यहाँ से मिली है। ये चीजें देखना साथ साथ में जो मेन प्रश्न बनते हैं ना, सबसे पहला प्रश्न आपके बनता है खोज किसने की, उत्खनन किसने किया, कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे हैं, इसके उपनाम क्या है। अब उपनाम में आपको एक तो मैंने ये बता दिया, दूसरा बताता हूं, ये अ इसमें बहुत काम आएगा, ये इस अ से बहुत सारे निकलते हैं। इसे आघाटपुर, आघाटपुर और धूलकोट, धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं, धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं। यहां पे सबसे बड़ी विशेषता और इसकी खासियत यह है कि यहां अनाज रखने के बड़े बड़े पात्र मिले। ये देखो फिर वापस अ से निकला, फिर वापस अ से, अनाज के बड़े पात्र, और इन अनाज के बड़े पात्रों को कहा गया गोरे या कोठे। तो गोरे या कोठे की संस्कृति भी इसे कहते हैं। देखो इतनी सारी चीजें लगभग ये भी याद रख लेना आपने, आप जिस लेवल का एग्जाम दे रहे हो सेकंड ग्रेड के अंदर, ये भी याद रख लेना। तो ये अगर एग्जामिनर 4 ऑप्शन देता है ऐसे कि इनमें से कौन सा असंगत है या कौन सा नहीं है, तो भी आपके बहुत सारी चीजें जो है, मैंने तो प्रश्न ज्यादातर तो यहीं से आ जाते हैं, उत्खनन और खोज से संबंधित यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, डर, डर का भी कोई उपयोग ले ले क्या, देखो जानवर वह नहीं, जो इंसान वह नहीं, वो तो एक बार कहूं समझ जाए, और जो जानवर वह नहीं, वो एक बार कहूं समझे कौन, बिना कहा ढांडा या ढोर क्या करें। ठीक है, क्या कहते हैं, ढोर कहते हैं ऐसे देसी भाषा में, या ढांडा कह देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि वो जानवर है। तो यहां भी अपन ड से ये समझते हैं कि ढांडा है, ढोर है, तो इसका मतलब जानवर है, जानवर यानी पशु। तो यहाँ इनका जो मुख्य कार्य था वो साथियों पशुपालन था। क्या था मुख्य कार्य, पशुपालन था। पशुपालन के आधार पर ये ज्यादा रहते थे। अब ये तो हो गया आपके समझने के लिए। अब आते हैं अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे कि आप इसको लिखोगे कैसे, ये तो आपको याद कैसे रखना है वो चीज है, आप इसको लिखोगे कैसे, नोट्स कैसे बनाओगे, उस पैटर्न पे आते हैं। पहले कल विद्यार्थी ये कहते सर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिया, चलिए आज मैं आपको मौका दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में इसी को अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न में मैं लिखवा देता हूँ आपको, और साथ साथ में और समझा भी दूंगा। ठीक है, पहले देख लो इसको। साथियों आगे बढ़ते हैं, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपन आ गए हैं। सबसे पहले आपको जैसा बताया वैसे ही कि खोज इसकी जो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की, उत्खनन आर.सी. अग्रवाल 1956 और 1961 में आपके एच.डी. सांकलिया। यहाँ पे ध्यान रखना कि सर्वाधिक यदि पूछ ले तो आपके एच.डी. सांकलिया जी। क्यों एच.डी. सांकलिया, देखो नाम अगर लिखने जाओ नहीं तो एच.डी. सांकलिया बहुत बड़ो नाम लिखी थी, बड़ो लिखी जी, तो इन्होंने ध्यान रखना बड़ो है यानी काम भी बड़ो करियो, ज्यादा करियो। तो सर्वाधिक जो है ये है। उपनाम ताम्रवती नगरी और धूलकोट आघाटपुर, ये है ताम्रवती नगरी क्योंकि यहाँ पे तांबा गलाने की भट्टियां मिली थी, तो इसे मतलब ताम्रयुगीन ये संस्कृति है, तो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था का आधार इनका पशुपालन था, क्योंकि आपको बताया यहाँ पे ये जो है लगभग ये भी ध्यान रखना। अच्छा चलो एक और चीज, ये लगभग 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता है। ठीक है, वर्तमान से 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता है। काले व लाल, ये मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में नहीं बताया, काले व लाल रंग के उल्टी तपाई वाले मृत भांड मिले, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ज्यादातर जो मैच वाले सवाल में आता है कि इसमें से असंगत छांटिए, उसमें ये जरूर आता है। तो ये ध्यान रखना, काले व लाल रंग के उल्टी तपाई वाले मृत भांड। रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं, इंपॉर्टेंट चीज, रंगाई छपाई के ठप्पे मिले। जलपात्र कैसे कि बिना हत्थे वाले जलपात्र, धूप बत्तियां मिली है। तो इनसे सबसे ये साबित हुआ कि यहां से जो है ईरान से संबंध रहा होगा। तो ईरानी सभ्यता से संबंधित स्थल यदि कोई पूछते हैं तो ध्यान रखना कि आहड़ उसमें आपके पहले आएगा। ठीक है, यहां पे 2-3 मुंह वाले चूल्हे मिले हैं, 2-3 मुंह वाले चूल्हे, यानी कि मान लो अब 2-3 मुंह वाले चूल्हे भी मिले हैं और 6 चूल्हे भी मिले हैं एक जगह। तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ सामूहिक परिवार रहता होगा। जो सामूहिक परिवार में तो ज्यादा देखो, एक अगर से एकल परिवार है तो एक चूल्हे में काम हो जाए, और सामूहिक परिवार के अंदर 2-3 चूल्हे, जितने देखो शादी जितनी जिनके पत्नी आ रही है उतने अलग अलग बेटे हैं, अलग अलग चूल्हे होंगे। तो इसका मतलब सामूहिक परिवार यहाँ पे रहते थे, अलग अलग चूल्हे मिले हैं। तो ये ध्यान रखें।
ठीक है। इंडो ग्रीक मुद्रा मिली जिसपे यूनानी देवता अपोलो का चित्र, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपोलो का चित्र कहां मिला है, कौन सी मुद्रा पर अपोलो का चित्र कौन सी सभ्यता से संबंधित है, ऐसे प्रश्न बनेगा। और इंडो ग्रीक मुद्रा है और ये आपके यूनानी देवता अपोलो का चित्र आहड़ से मिला है। ठीक है। तांबा गलाने की भट्टियां, इसीलिए तो इसे तांबा गलाने की भट्टियां मिली, इसीलिए यहां इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। अब तांबा गलाने की भट्टियां मिली तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ तांबे के उपकरण है, चूड़ियां, ऑर्नामेंट्स वगैरह सब यहाँ मिले होंगे। तो ये तांबे से संबंधित जितनी ज्यादा चीजें हैं वो यहाँ बहुत तायद से पाई जाती है। मिट्टी की वृषभ मूर्ति जिसे बनाशियन बुल कहा गया है, बनाशियन बुल की मूर्ति, प्रश्न इस लैंग्वेज से बनता है, बनाशियन बुल कहां से मिला, तो ये आहड़ से मिला है। 6 चूल्हे, 6 चूल्हे किसका प्रतीक है कि सामूहिक परिवार रहता होगा, सामूहिक परिवार यहां निवास करता होगा, इस चीज को ध्यान रखें। उत्खनन के 8 स्तर मिले, एक स्तर नहीं, 2 स्तर नहीं, 8 बार उत्खनन किया गया होगा, ऐसे 8 स्तर इसके उत्खनन के अंदर 8 स्तर इसके मिले हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें मिली है। अब तांबे की मुद्रा क्यों, ताम्रवती नगरी है तो 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें भी मिली है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये इंडो ग्रीक शैली की मोहरें थी, तो ये भी बताया जाता है। हालांकि यूनानी मुद्राओं का ज्यादातर जो सवाल आएगा वो आपके आएगा बैराट में जाएगा, वहां 37 यूनानी मुद्राएं मिली है जो मैं आपको बैराट में बताऊंगा अभी। तो ये चीजें हैं कुछ जो आपको आहड़ के अंदर विशेष तौर पर पढ़नी है। और आहड़ के अंदर अब देखो, हमेशा कहा है, अभी भी कहूंगा कि एक अकेले आहड़ पे पीएचडी की जा सकती है, कभी भी इसको सिमेट कर, मतलब ये है कि एक अपना लेवल जो है परीक्षा का उसको लेकर यदि चले तो ये प्रश्न आपको ध्यान होने चाहिए। इसके अलावा भी मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आहड़ से, अब यूं है कि आरबीएससी की बुक यदि देखते हो तो उससे तो ज्यादा मैंने आपको क्लास के अंदर मैटर दे दिया है। और उसके अलावा भी मतलब यूं है कि जो इतिहास के विद्यार्थी है, मेन तौर पर जो इतिहास की तैयारी करते हैं उनको ये मैटर कम लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इतिहास के अंदर होते हैं, उनके सब्जेक्ट होता है, तो उनको ये कम लगता है। लेकिन अपन जो है फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखें, वो भी सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, तो अपने लिए ये जो है मैं जहां तक मानता हूं कि ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा भी यदि पढ़ते हो तो अच्छी बात है, लेकिन इनको पढ़ने के बाद ये याद है तब आप दायरा फिर अपने स्तर पर बढ़ा सकते हो। तो इन्हें नोट कर लो एक बार अच्छी तरीके से, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे अपनी जो संस्कृति है वो है बैराट संस्कृति। आपको सीधी मैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही ट्रिक्स के साथ में समझा देता हूं ताकि आपको भी डबल मेहनत नहीं करनी पड़े और आपका समय भी थोड़ा सा बच जाए। अब देखो, सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि बैराट संस्कृति कहाँ है, जयपुर के अंदर है। और ये लगभग सभी को ध्यान होता है, और नहीं ध्यान है तो ध्यान रख लेना कि बैराट कहाँ है, जयपुर के अंदर है। ठीक है। अब इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज में आपको ये पकड़ना है रा, ये देखो नाम से जब अपन निकाल रहे तो यहां भी राय बहादुर, राय और ब से देखो बहादुर आ गया, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1937 के अंदर इसकी खोज की। ठीक है। अब उत्खनन की बात करें तो उत्खनन यूं है कि नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, एनआर बनर्जी और केएन दीक्षित, ऐसे भी प्रश्न आता है। अब याद क्या रखा कि याद ऐसे रखना है कि कोई घरे आवे नहीं तो बिना अपा कहो के बैठो, बैराट है तो अपन कहते हैं बैठो, वह कह के नहीं साहब मैं तो कौन बैठा, बैठो तो क्या नहीं, बैठो तो क्या नहीं, अरे बैठो तो क्या नहीं, हमारे लेट हो रहा है, नहीं बैठा, तो नी यानी कि नील रत्न बनर्जी। ठीक है। और पांच बार बार कहवे के बैठो, कहवे बैठो, तो कहवे यानी कैलाश नाथ दीक्षित, केएन दीक्षित 1962-63 के अंदर इसका उत्खनन किया गया। सिर्फ याद रखने का एक तरीका है, बाकी कोई नहीं। डायरेक्ट याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद होता है तो मेरी आवाज तो कानों में गूंजेगी आपके। ठीक है। अब देखो, ये मत्स्य जनपद की राजधानी रह चुका है, और विराटनगर, बैराट अपन पढ़ते हैं ना, तो मत्स्य जनपद की राजधानी ये रहा। एक फैक्ट है जो अपन को सीधा ध्यान में रखना है, लिंक नहीं करूंगा ज्यादा, नहीं मत्स्य जनपद पूरा पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाएगा। आपके काम की चीज सिर्फ यहाँ पे ही है, सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज हुई है। ऐसी संस्कृति स्थल है, ऐसा सभ्यता स्थल है जहां से सर्वाधिक संस्कृति की खोज हुई है, और इसलिए इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है। क्या कहा गया है, चित्रशाला। कौन सी चित्रशाला, प्राचीन युग की प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहते हैं बैराट को। ठीक है। यात्रियों का राजकुमार वैनसांग, इसका वैसे नाम तो था युआन चुआंग,
क्या है नाम था, बोलने में देखो बस अटपटा नाम है, देखो बोलने में भी कैसा लगता है, युआन चुआंग नाम था, युआन चुआंग। फिर बोलने में देखो भारतीयों की जुबान बड़ा कौन, जो नाम ही चेंज कर दियो, हैंसांग कर दियो, ठीक है। नाम क्या था, हैंसांग, यात्रियों का राजकुमार। हर्षवर्धन के समय यदि हर्षवर्धन किसी ने पढ़ाया तो हैंसांग को जरूर पढ़ा। बहुत मतलब बेटा उस्ताद हो, इसका तो मतलब यूं डंका बजता था, कई वहां बन गया था, नेता बन गया था आके यहाँ पे, ठीक है ना। इसको पढ़ाएंगे कभी, हैंसांग को पढ़ने मजा आता है। भीनमाल इनमाल क्या नाम ही राख दे तो अटर जट जट राजस्थान में घूमना, ये पिली मोलो है, भीनमाल ने पिली मोलो है, मतलब नाम रख देता था जाके खुद के हिसाब से। लोग कहे भीनमाल है ऐसा, हाँ पिली मोलो है बस। अरे यार हद करी। हैंसांग, हैंसांग ने यात्रा की, अपने राजस्थान के किस स्थल की यात्रा की, बैराट की यात्रा की, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। गौतम बुद्ध के अस्थियों से भरी हुई स्वर्ण मंजूषा यहां से मिली है, ध्यान रखियो साथियों। स्वर्ण मंजूषा, मंजूषा यानी कलश हुआ है, और स्वर्ण मंजूषा सोने की बनी हुई, और भगवान बुद्ध की जो है माना जाता है कि इसके अंदर अस्थियां है वो भगवान बुद्ध की रही होगी। और ये खुदाई में मिली, ये शासक थे राम सिंह जी के समय यहाँ खुदाई की गई थी, राम सिंह जी के समय ये मिली है, ध्यान रखें, ठीक है। 6-7 कमरों के मकान यहाँ मिले, 6-7 चूल्हे का मिले आहड़ में मिले, 6-7 कमरों के मकान का मिले बैराट में मिले। आपको ध्यान रखना 6-7-8 गिनती लगातार ध्यान रखना, क्योंकि 8 बौद्ध मठ भी मिले हैं यहाँ। तो 6-7-8, 6-7 तो कमरे और 8 बौद्ध मठ यहाँ से मिले हैं। 36 यूनानी मुद्राएं मिली है, इसमें से 8 पंचमार्क है, बाकी अलग है, ठीक है। तो 36 आपको ये ध्यान में रखना, 36 मिली है, और वे भी सूती कपड़े में बंधी हुई, सूती कपड़े में, वो सूती कपड़ा भी हाथ से बुना हुआ था, ठीक है। तो सूती कपड़े में बंधी हुई 36 यूनानी मुद्राएं मिली है। यहाँ पे बीजक डूंगरी से भाबरू शिलालेख, ये बाबू नहीं है ये भाबरू है, ठीक है। भाबरू शिलालेख की खोज की गई, और भाबरू शिलालेख की खोज साथियों 1837 में की है, और 1837 में कैप्टन बर्ट ने की है, ये भी ध्यान रखना, ये ठीक है, वो भी ध्यान रखो, कैप्टन बर्ट, ये भी ध्यान रखना, कैप्टन बर्ट ने किया। और अभी वर्तमान में ये कहां पड़ा है यदि पूछ ले तो मैं आपको बता देता हूं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर पड़ा है ये, वहां पे उनके संग्रहालय होते हैं ना, उसके अंदर ये पड़ा है भाबरू शिलालेख। यहाँ पे जो है कुछ पहाड़ियां डूंगरियां हैं, पहाड़ियां हैं, वो ध्यान में रखनी है, जिसमें आपके बीजक डूंगरी, ये पहाड़ी लिखा है, डूंगरी है वैसे, ठीक है ना, पहाड़ी डूंगरी एक ही बात है। भूमली की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, हनुमान डूंगरी, भीम डूंगरी, भगवान के जितने नाम है ये। अब ये डूंगर माते बैठो, यूं ध्यान रखना, डूंगर माते बैठो, डूंगरियां डूंगर जितने भी पूछते हैं वहां बैठो यानी बैराट, ठीक है। ये सारी चीजें यहां से आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे स्लेटी रंग के मृद पात्र, पहले अपने लाल काले पढ़ लिए, यहाँ स्लेटी पढ़ लेना आप, स्लेटी मृद भांड, स्लेटी मृद भांड भी यहां से मिले हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें बैराट के अंदर आपको ध्यान में रखनी है, जो है अपना वही नोट्स मेकिंग पैटर्न। इतनी चीजें यदि याद रख लेते हो ना आप, आपको 4 संस्कृति बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, जिसमें से एक आपके कालीबंगा याद करवा दी, एक आहड़ याद करवा दी, एक बैराट याद करवा दी, और गणेश्वर जो है वो बिल्कुल ही छोटी है। गणेश्वर तो हाथों हाथ ही बिल्कुल 4-5 फैक्ट है, 5-7 फैक्ट ही मिलते हैं, और 5-7 फैक्ट याद करने। मेन जो थी वो 3 बड़ी ये थे 3, और इन तीनों को मैंने आपको व्यवस्थित रूप से बता दिया, और याद रखने का तरीका भी बता दिया। अब याद आपको रखना है, याद गुरुजी कौन राखी जाए, ठीक है, गुरुजी सिलेक्शन कौन लेना, थर सिलेक्शन लेना, तो याद आप लोगों को रखना है, और बढ़िया से याद रखोगे, ये भी है। अब अपन चलते हैं कहां, गणेश्वर सभ्यता की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेके और नोट्स बना लो जल्दी फटाफट। चलिए आपको गणेश्वर की सैर कराते हैं। गणेश्वर सभ्यता के अंदर बहुत शॉर्ट में है गणेश्वर में, और लगभग देखा है जितने एग्जाम देखे हैं 12 सवाल साथियों, इसमें से ज्यादा जाने को है नहीं, क्यों इतना ही है, पढ़ने को भी इतना ही है, तो ज्यादा कोई जाता नहीं है। जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो है कि इस गणेश्वर है कहाँ, ये सीकर के अंदर है। नीम का थाना रेवासा, और नीम का थाना और रेवासा के वहां मानी जाती है ये, तो ये सीकर के अंदर है, ये ध्यान रखना, स्थान रेवासा, और आप नीम का थाना भी ध्यान रखें। अब देखो ये पास ही होंगे चाहे, क्योंकि आप वहां जाके देखा नहीं है, आप सीकर के जो स्टूडेंट होंगे ना वो बताएंगे कि हाँ सर ये नीम का थाना से है, ये यहाँ पे है, ये रेवासा से है, ये यहाँ है। अब जो नदी है वो कांतली है,
तो कांतली नदी के आसपास आपको मैंने क्या बताया था कि तोरावाटी बेसिन कहलाती है। तोरावाटी भाषा भी बोली जाती है, बोली भी बोली जाती है, और तोरावाटी बेसिन कहलाती है। तो ये तोरावाटी बेसिन के अंदर है गणेश्वर सभ्यता, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी खोज साथियों आरसी अग्रवाल ने ही की। आरसी अग्रवाल को अपन पढ़ते आ रहे हैं इतने टाइम से, इतनी सभ्यता स्थल में, तो इसकी भी खोज जो है आरसी अग्रवाल ने की है। ये ग से ग पकड़ लेना, गणेश्वर और ग पकड़ लेना, आरसी अग्रवाल, खोज 1972 में की है। और फिर उत्खनन जो है ना, आरसी अग्रवाल, देखो उत्खनन में अपन ने पढ़ा था, तो आरसी अग्रवाल ने उत्खनन भी किया, लेकिन इसमें इनको जो है विजय मिली उत्खनन करने में, यानी कि विजय मिले आकर, विजय कुमार ने इनका साथ दिया 1977-78 में। मान लो कि खोज की आरसी अग्रवाल ने 1972 में शुरू की और इन्हें विजय कब मिली है? 1977-78 में मिली है, ये ध्यान रखना। विजय कुमार का साथ कब मिला? 1977-78, और फिर यहाँ पे इन्होंने उत्खनन किया बढ़िया तरीके से। उपनाम इसे ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अब जननी कैसे याद रखें? तो ध्यान रखना कि शादी ब्याह वगैरह कोई भी समारोह होते हैं तो सबसे पहले पूजे जाने वाले देव कौन से होते हैं? गणेश होते हैं। और पहले यानी कि जननी, ये भी है जननी, अपन से, अपनी कोई जननी है तो उन्हें अपन से पहले जन्म लिया है ना, तो पहले और जननी का एक मतलब कॉम्बिनेशन होता है, तो उसी को ध्यान में रखें। तो पहले से ध्यान रखना कि जननी जो है वो ये है। और जननी क्यों कहा है वो आपको बताता हूं। देखो इसमें ये वाला पॉइंट मैं बीच में पहले ये दे रहा हूं, यहाँ ताम्र आयुध मिले हैं और लगभग 2000 ताम्र आयुध मिले हैं। बाणाग्र मिले हैं। बाणाग्र से क्या मतलब है? मछली पकड़ने के कांटे, और बाणाग्र भी मिले हैं और मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे भी, ठीक है, वो भी यहीं से मिले हैं। बाणाग्र यानी बाण के आगे वाला भाग जो है ना वो मिला है यहाँ से। और इनकी खासियत क्या रही? इनकी खासियत रही कि ये 99% शुद्धता यहाँ पे देखने को मिली तांबे के अंदर। तो 99% शुद्धता कौन डालेगा? जिसके पास में माल ज्यादा होगा, तो जननी है ये, यानी कि इसके पास ज्यादा था तांबा, ये खुद ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी थी, इसलिए इसने इतनी शुद्धता दी है, तो इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा गया। ताम्रवती नगरी के अंदर अपन ने आहड़ पढ़ा था, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। ये एकमात्र सभ्यता स्थल है जहां से पत्थर के बांध मिले हैं, ये ध्यान रखना, पत्थर के बांध मिले हैं, तो ये एकमात्र सभ्यता स्थल है। पत्थर के बांध, बाणाग्र, ताम्र आयुध और 99% शुद्धता, ये यहां से गणेशपुर में सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य प्रश्न है। फिर काले व नीले पात्र मिले हैं, कृपाण पात्री भी कहा गया है इसे, ठीक है। दोहरी पेचदार वाली हेयर पिन मिली है, सिर में लगाते हैं ना लड़कियां लगाती हेयर पिन, बी टाइम भी लगाती छोरियां हेयर पिन, जने तो बात दोहरी पेचदार वाली, हमें दोहरी पेचदार वाली आज चीज है नहीं आ लाइन, आज को छोरियां ने जो हाउस वाइफ है उनको बहुत अच्छे से याद रहेगी कि अपने हेयर पिन कहां से मिली है, कि हेयर पिन अपने मिली है गणेश्वर से मिली है। और मतलब अपन वो पढ़ते हैं ना, अपने क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, अपने सिंधु कालीन सभ्यता, उसमें तो बहुत सारे, कहीं से लिपस्टिक मिला है, कहीं से कांच मिली है, कहीं से क्या है, वहां पे उस समय भी देखो लिपस्टिक लगाती थी महिलाएं, तो यानी कि वो भी विकसित थी एक तरह से संस्कृति। जब लिपस्टिक इतनी लगानी आती है, अब तो लगावे जो को ध्यान नहीं है, वो बी टाइम भी लगाती, बोलो इतनी मतलब होठ पॉलिश करो को इतो शौक हो, हम बोलो क्या करा, मतलब ये श्रृंगार जो है पहले से चला आ रहा है, ये अभी इजाद नहीं हुई ये चीजें, ये तो उस समय भी होती थी, अब मिली इतनी है, क्या पता नहीं मिली वो कितनी होगी। और तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और ये गणेश्वर सभ्यता है साथियों, जो गणेश्वर सभ्यता भी आपको मैंने करवा दी है। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा आहड़, बैराट और गणेश्वर, यानी कि अपनी जो सभ्यता वाला जो टॉपिक है उसके अंदर अपन ने व्यवस्थित रूप से इसको पढ़ा है, सिलेबस के अनुसार पढ़ा है। अब देखो लिंकिंग टॉपिक जो होते हैं, जैसे कि अन्य सभ्यता स्थल जो है उनके भी स्थान और उनके जो है सन या खोजकर्ता आप याद रख लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि लिंकिंग टॉपिक को आप या पढ़ के एक बार नजर भी डाल दोगे ना तो काफी अच्छी रहेगी। और जैसे इन चारों सभ्यताओं पे आपकी पकड़ हो जाती है तो उसके बाद में लिंकिंग टॉपिक जो होते हैं यानी अन्य सभ्यता स्थल है वो भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे और उन्हें भी याद आप कर लेना। मेरी कोशिश मैं पूरी कर रहा हूं साथियों, आपको आपकी कोशिश करनी है। सिर्फ मेरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उसके 2% 5% आप ज्यादा मेहनत कर लेना, सफलता आपकी मुट्ठी में होगी और आपके माँ बाप के सपने सच हो जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखें और पढ़ाई निरंतर करें, किसी भी नकारात्मकता से बचते हुए आगे बढ़े। कई नेगेटिविटी आएगी दिमाग के अंदर, कई लोग नकारात्मक भावनाएं फैलाएंगे, लेकिन आपको इन सब से बचते हुए आगे बढ़ना है और सिर्फ आगे बढ़ना है और सिलेक्शन लेके ही रुकना है। मैं हमेशा कहता हूं उठो जागो और तब तक भागो जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। हालांकि अपने विवेकानंद जी कहकर गए थे, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि तब तक भागो जब तक लक्ष्य नहीं मिले।
ठीक है ना, तब तक भागते ही रहना, रुकना है ही नहीं। क्यों, रुक के कर भी क्या लोगे, जब तक लक्ष्य नहीं मिला रुक कर क्या कर लोगे, कोई ऐसा तीर तो मार नहीं लोगे। तो तीर मारना ही है तो लक्ष्य जो है उसको हासिल कर लो, नौकरी ले लो, एक बार स्वर्ग मिल जाएगा, उसके बाद में आपकी इच्छा, आगे पढ़ना चाहो नहीं पढ़ना चाहो, एक पड़ाव तो आए कम से कम, तो वो पड़ाव आ जाएगा, वही काफी होगा आपके लिए। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।